नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 28 डेज का देखेंगे प्रखर एमसीक्यू बैच का। और उसके अंतर्गत हम लोग आज मुगलोत्तर प्रशासन, वास्तुकला, चित्रकला से और मराठा से संबंधित 100 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इससे संबंधित कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही पुट के बारे में बताइए। इसमें से 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था कौन शुरू किया था, तो वो किए थे अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी और मनसबदारों का श्रेणीकरण उनके जातों और सवारों के आधार पर होता था। मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी थे, तो नहीं, ये केवल सैन्य अधिकारी नहीं थे बल्कि सैन्य अधिकारी के साथ साथ सिविल अधिकारी भी थे। कैसे अधिकारी थे, तो सिविल अधिकारी थे, यानी सिविल ऑफिसर थे। तो मनसबदार कैसा थे, तो ये सैन्य अधिकारी और सिविल अधिकारी। इनको आप मनसबदार को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आज आप लोग बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वीडियो सीओ बनते हैं ना, बस समझ लीजिए कि यही मनसबदार थे। तो आज वीडियो ये सब सीओ को सिविल ऑफिसर हैं, मतलब सिविल अधिकारी हैं, लेकिन उस वक्त इनको सैन्य अधिकारी भी प्राप्त हुआ करता था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें से सही कथन केवल पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला सही कथन है। कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली में रैंकों को जात और सवार में विभाजित किया गया था। तो ये बात क्या है, सही है कि मनसबदारी प्रणाली में रैंकों को जात और सवार में विभाजित किया गया था। सवार ने प्रत्येक मनसबदार को मिलाने वाले सैनिकों की संख्या 10 से 10,000 तक निर्धारित की। तो बिल्कुल सही है, ये 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली में रैंकों को जात और सवार में विभाजित किया गया था। सवार ने प्रत्येक मनसबदार को मिलाने वाली सैनिकों की संख्या 10 से 10,000 तक निर्धारित की है और जात एक मनसबदार के अधीन घोड़ों की संख्या निर्धारित था। तो ये गलत है, जात नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, तो सवार होगा। क्या होगा, सवार। सवार एक मनसबदार के अधीन घोड़ों की संख्या निर्धारित करता था। तो ये बात सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, कि मनसबदारों का वेतन नगद में तय किया जाता था और राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था। ये गलत है। इसका वेतन जो है नकद में तय नहीं किया जाता था बल्कि जागीर ही दे दिया जाता था। क्या दिया दिया जाता था, तो जागीर दे दिया जाता था। जागीर, सॉरी, जागीर इन लोग को दे दिया जाता था। फिक्स्ड वेतन नहीं होता था, माने नकद नहीं मिलता था। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि मनसबदार का पद वंशानुगत होता था। तो नहीं, मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं होता था। मान के चलिए किसी को मनसबदार मिला और वो उसको एक्सपायर कर गया तो उससे मनसबदारी या जागीरी छीन ली जाती थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा इसमें से सही कथन है वो बताइए। इसमें से सही कथन केवल 3 है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। 3 में देख लीजिए, कह रहा है कि मनसबदारी एक एकल सेवा थी। मनसबदारी कैसा थी, तो एकल सेवा जिसमें असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े हुए थे। मैंने बताया ना कि मनसबदारी क्या था, एक सिविल ऑफिसर भी पकड़ लीजिए और मिलिट्री ऑफिसर भी पकड़ लीजिए, दोनों तरीके का ऑफिसर था। बंदोबस्त प्रणाली नामक भू राजस्व प्रणाली किससे संबंधित था, तब वो संबंधित था अकबर से। बंदोबस्त प्रणाली नामक भू राजस्व प्रणाली किससे संबंधित था, तो वो अकबर से। और ये जो बंदोबस्त प्रणाली था वो लाया कौन था, तो टोडरमल। टोडरमल के सुधार में आया था। ठीक है, सुधार में आया था। और दहसाला प्रणाली कहा जाता है, इसी टोडरमल के सुधार को दहसाला प्रणाली कहा जाता है। एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, हाँ, कि पोलज, एक पोलज जो होता है, पोलज जमीन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जो हर साल खेती की जाती है उसको पोलज कहा जाता है। हर साल खेती की जाती है उसको पोलज कहा जाता है। परौती किसको कहा जाता है, ये टोडरमल के द्वारा किया गया था। परौती किसे कहा जाता है, तो 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार
एक बार अगर जोता जाए खेत को तो पड़ौती कहते हैं। चाचर, चाचर को आप समझ सकते हैं कि 3 या 4 साल में कोई जमीन को एक बार जोता जाए, माने एक बार जोता जाए उसको चाचर कहेंगे। और बंजर का मतलब समझ रहे हैं कि जिस पे 5 या अधिक वर्षों में एक बार भी 5 या ज्यादा वर्षों में एक बार जमीन को जोता जाए तो वो बंजर जमीन कहलाता था। ये टोडरमल के अनुसार था। जिन्होंने अकबर के शासन काल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग का प्रभुत्व जमाया। तब वो थे राजपूत तथा अन्य हिंदू। कौन थे? राजपूत तथा अन्य हिंदू। किन्होंने अकबर के शासन काल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग का प्रभुत्व जमाया। तो वो थे राजपूत तथा अन्य अन्य राजपूत तथा अन्य हिंदू। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत है। तो वो है आईने अकबरी। और आईने अकबरी को लिखा कौन था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी को कौन लिखा था? तो अबुल फजल ने। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाले समसामयिक स्रोत हैं। तो वह आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अकबर के शासन काल में टोडरमल के बंदोबस्त के अंतर्गत इसके बारे में जिक्र करना है। फिर से समझिए कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो अकबर के शासन में टोडरमल के बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या सही है वो देख लीजिए। इसमें से तीनों ही पॉइंट क्या है? सही है कि राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था। राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था। ये बिल्कुल सही है। खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी। तो खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी। राजस्व समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य, चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक की रिपोर्ट लिखनी होती थी। तो ये भी बात सही है कि राजस्व समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य, चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी। चौथा पॉइंट गलत है कि लेखा हिंदी में रखने होते थे। बिल्कुल नहीं, लेखा जो होते थे वो फारसी में लिखा होता था। किस चीज में? फारसी में। अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो वो था राजस्व का संग्रह। करोड़ी आप करोड़ से समझ सकते हैं कि हर किसी को 1 करोड़ जमा करना था, संग्रह करना था। इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह का 10 साला पद्धति प्रारंभ किया? तो वो कौन था? अकबर। और ये कब की 10 साला पद्धति लाया गया? तो 1580 में लाया गया, 1580 में। और यही 10 साला पद्धति जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह की 10 साला पद्धति प्रारंभ की? तो अकबर ने। मुगल काल में पेशकश पेशकश शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए ये शब्दावली का क्वेश्चन है कि पेशकश का अर्थ बताना है कि क्या था। तो पेशकश का अर्थ है दोस्तों मुगल काल के टाइम पे कि सम्राट को मुखियाओं द्वारा भू राजस्व के तौर पर दिया जाने वाला अनुबंध धन। फिर से देख लीजिए कि मुगल काल में पेशकश का अर्थ है क्या होता था। तो पेशकश का अर्थ होता था दोस्तों कि सम्राट को मुखियाओं द्वारा, जितना भी मुखिया था उसके द्वारा सम्राट को भू राजस्व के तौर पर दिया जाने वाला अनुबंध धन। अब आप लोग को बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें असरेशन है और दूसरा रीजन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो स्टेटमेंट ए है कि औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। तो ये बात सही है कि औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में मुगल काल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। और दूसरा है कि जागीरों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। जागीरों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। ठीक है। मुगल काल में जकात का आशय क्या था?
तो भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज का 10% की राशि का लगाया गया था। मुगल काल में ज़कात का आशय क्या था? तो भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य उचित ठहराया, क्योंकि क्योंकि यह सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। किसके लिए मुआवजा था? तो सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य उचित ठहराता है, क्योंकि यह सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था। मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन क्या किया जाता था? तो नियत किया जाता था। तो उनकी मनसब संख्या के अनुसार मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था, उनकी मनसब संख्या के आधार पर। साम्राज्यिक मुगल मालगुजारी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? उसका प्रयोग पुट के माध्यम से करना है, तो उसका प्रयोग करिएगा। तो इसमें से 1 और 2 क्या है? सही है कि साम्राज्यिक मुगल मालगुजारी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो वो यह उगाई गई फसल के अनुसार अलग अलग होती थी। तो ये बात सही है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती थी, ये भी सही है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है, 3 और 4। जैसे फसल क्या होता था? रबी के लिए अलग होता था, खरीफ के लिए अलग होता था, इस तरीके से। और बाकी ये तीनों दोनों तो गलत ही हैं। तो हम लोग देखेंगे 17 का प्रश्न कि मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुक्तः किसमें व्यक्त किया जाता था? तो तांबे के दाम में। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुक्तः किसमें व्यक्त किया जाता था? तो तांबे के दाम में। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जात और किसके बारे में? जात के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जात जो होता था वो व्यक्तिगत होता था। क्या होता था? व्यक्तिगत। और इससे व्यक्ति का पद तथा स्थान निर्धारित होता था। जात से क्या स्थान होता था? तो पद और स्थान निर्धारित होता था उस व्यक्ति का। और मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा किसने? अकबर ने। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को कुछ आइडिया लगा होगा। 18 नंबर, 17वीं शताब्दी में कृषक संकट, मैंने 17वीं शताब्दी कब से कब तक? तो 1601 से लेके 1600 मतलब 1700 तक, ये इसको 17वीं शताब्दी कहते हैं। इसमें एक कृषक संकट आया था, के लिए कौन कौन उत्तरदायी थे इसके लिए आपको बताना है। तो इसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट था। कह रहा है कि जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएं, ये सही था कि जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएं, ये सही था। मौद्रिक उतार चढ़ाव भी सही था, और प्राकृतिक विपदाएं भी आया था। लेकिन प्रशासनिक विफलता नहीं हुआ था, क्योंकि आप खुद देखिए 1600 से 1700 के बीच में कह रहा है। ठीक है ना। और इस वक्त में अकबर थे, 1605 में डाई कर गए। इसके बाद शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब का शानदार पीरियड था। तो इसमें प्रशासनिक विफलता तो हो नहीं सकता। निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है? तो वो कौन नहीं पाया जाता है? वजीर, बख्शी और मीर समा। समा ये मीर समा जो है, मीर समा, ये केंद्रीय अधिकारी भंडारगिरी का है। केंद्रीय अधिकारी है, ये कैसा अधिकारी है? मीर समा तो केंद्रीय अधिकारी और भंडारगिरी का अधिकारी। निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता? तो यही नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। तो औरंगजेब के शासन के परवर्ती काल में वकील का पद महत्वपूर्ण हो गया था? नहीं, वकील का पद महत्वपूर्ण नहीं हुआ था औरंगजेब के शासन में। बाकी ये तीनों ही क्या है? सही है। ये कह रहा है कि सम्मान और ओहदे, सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट, और ओहदे की दृष्टि से वकील एक प्रतिष्ठित पद था। तो बिल्कुल, सम्मान और ओहदे की दृष्टि से वकील एक प्रतिष्ठित पद था। अकबर ने वकील के पद से राजस्व और वित्त संबंधी अधिकार पृथक कर दिए। अकबर ने क्या किया कि वकील के पद से राजस्व और वित्त संबंधी अधिकार पृथक कर दिए। और लास्ट में कह रहा है कि औरंगजेब के प्रवर्ती काल में वकील का पद महत्वपूर्ण हो गया था, ये नहीं हुआ था। और जहांगीर ने लंबे समय तक वकील के बिना शासन किया। तो ये भी सही है कि जहांगीर ने लंबे समय तक बिना वकील के शासन किया।
अब 21 को देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 21 में कह रहा है ए आंसर होगा सही, मतलब कृषक संकट 17वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रारंभ हुआ। तो ये भी बात सही है कि कृषक जो संकट आया था कब आया था, तो 17वीं शताब्दी के परावर्तित काल में प्रारंभ हुआ। उत्पीड़ित कृषक वर्ग, जो मतलब कृषक वर्ग को ये प्रॉब्लम हुआ था, वो स्थानीय विद्रोही नेताओं और जमींदारों के साथ आ मिले। जो वहाँ के स्थानीय विद्रोही नेता थे उनके साथ जमींदारों के साथ आ मिले। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब कौन था, तो वो था लोक आचरण शस्त्र का प्रभारी अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, तो लोक आचरण शस्त्र का प्रभारी अधिकारी। 23 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो मुगल कालीन व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित है वो सही नहीं है, ये बताना है आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि मीर जुमला तथा शाइस्ता खान ने आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। यही सही नहीं है, क्योंकि एकाधिकार किया नहीं था दोस्तों, ये एकाधिकार नहीं किया था, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकार कर लिया था, यहाँ पे नहीं किया था। मीर जुमला तथा शाइस्ता खान ने आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार नहीं किया था, तब होगा सही। बाकी कह रहा है कि सराफ हुंडी यानी कि विनिमय पत्र, हुंडी का अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो बताइएगा विनिमय पत्र होता है। तो जो सराफ हुंडी है उसमें विनिमय पत्र में व्यापार करते थे। किस चीज में व्यापार करते थे, तो शराफ हुंडी में। तथा अत्यधिक धन अर्जन करते थे, ठीक है, अत्यधिक क्या करते थे, तो धन अर्जन करते थे। और ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद में जो जगत सेठ द्वारा कई विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था, मुर्शिदाबाद में जगत सेठ द्वारा कई विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था और अत्यधिक धन अर्जित किया जाता था, ये बात भी क्या है, सही है। और लास्ट कह रहा है कि बिरजी बोराक ने सूरत पर दबदबा बना लिया था और अपने कार्यालय अहमदाबाद, आगरा तथा भारत के अन्य व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कर लिए थे, तो ये भी सही है। 24 नंबर का देखेंगे, कह रहा है कि सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे, तब वो कहलाते थे दाखिली। क्या कहलाते थे, दाखिली। सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे दाखिली, ठीक है। और भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियां बटाई, खेत बटाई एवं लंक बटाई का संबंध था, तब वो संबंध था गल्ला बख्शी से। भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियों बटाई, खेत बटाई एवं लंक बटाई का संबंध था, तो गल्ला बख्शी से। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो मुगल प्रशासन के संबंध में देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से सी ऑप्शन सही नहीं है कि शाही गृहस्थी मीर मंजिल के अंतर्गत थी। शाही गृहस्थी किसके अंतर्गत थी, तो मीर मंजिल के अंतर्गत थी, तो ये गलत है। देखिए ये जो है मीर मंजिल नहीं बल्कि मीर शमा, क्या होगा, मीर मंजिल नहीं बल्कि मीर ए शमा था, मीर ए शमा था, ठीक है, मीर ए शमा था। बाकी पहला सही कह रहा है कि मुगल तोपखाना मीर ए आतिश के अंतर्गत था। मुगल तोपखाना मीर ए आतिश के अंतर्गत था। सम्राट अथवा राजकुमारों द्वारा पवित्र व्यक्तियों, विद्वानों तथा साधुओं को दी जाने वाली भूमि का पर्यवेक्षण प्रमुख सद्र के अंतर्गत आता था, तो ये बात भी सही है, सद्र के अंतर्गत आता था। कह रहा है कि सम्राट अथवा राजकुमारों द्वारा पवित्र व्यक्तियों, विद्वानों तथा साधुओं को दी जाने वाली भूमि का पर्यवेक्षण प्रमुख सद्र के अंतर्गत आता था। सार्वजनिक नैतिकता का नियंत्रण मुहतसबी के अंतर्गत था, मुहतसीब के अंतर्गत था। सार्वजनिक नैतिकता का नियंत्रण मुहतसीब के अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई थी, तो वो इकाई थी परगना। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई थी परगना। मोरेलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था, तो वो क्या तात्पर्य था, तो वो तात्पर्य था पूर्ण राजस्व निर्धारण। मोरेलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था पूर्ण राजस्व निर्धारण था, निर्धारण। जमा मतलब पूर्ण राजस्व निर्धारण के लिए और हासिल वसूला गया भू राजस्व। देखिए जो जमा है इसमें, जमा, ये जो जमा का तात्पर्य होता है वो हो गया पूर्ण राजस्व निर्धारण। और अगर पूछे हासिल माने वसूला गया भू राजस्व क्या कहलाता था, हासिल कहलाता था।
हासिल, हासिल। ठीक है, तो दो टर्म हो गया। एक टर्म हो गया जमा मोरलैंड के अनुसार। तो जमा क्या होता था मोरलैंड के अनुसार? होता था पूर्ण राजस्व निर्धारण। और हासिल क्या होता था मोरलैंड के अनुसार? तो वसूला गया भू राजस्व। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पा, पाए मुदाह शब्द, जमी पाए मुदाह शब्द का क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है पैमाइश की हुई भूमि। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पाए मुदाह शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पैमाइश की हुई भूमि। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था शाहजहां। कौन था? शाहजहां था। तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? शाहजहां। शेर शाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? तो वो लेता था मुल्तान से। कहाँ से लेता था? मुल्तान से लेता था। पहले ये शेर शाह सूरी 1/3 भाग ही लेता था। 1/3 भाग मतलब 33% लेता था, 33.33%। लेकिन वहाँ के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया, तब जाके मजबूरी बस 1/4 भाग लेना पड़ा, मतलब 25% लेना पड़ा। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौक चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो वो नाम था दोस्तों जलाली। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो जलाली नाम था। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। तब वो था मुर्शीद कुली खां। वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। 34 नंबर, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। मतलब मुगल बादशाह थे तो जो न्याय करते थे वो कोई खास दिन को करते थे। जैसे अकबर जो करते थे बृहस्पतिवार को करते थे, मतलब थर्सडे को। अकबर न्याय करते थे थर्सडे को, और जहांगीर न्याय करते थे मंगलवार को, और शाहजहां करते थे बुधवार को, और औरंगजेब भी करते थे बुधवार को। तो औरंगजेब और कौन शाहजहां, ये दोनों ही वेडनेसडे यानी बुधवार को करते थे। ठीक है, और जहांगीर मंगलवार को, अकबर बृहस्पतिवार को। अकबर ने कृषि भूमि की 4 कोटियों में विभाजित किया। अकबर ने कृषि भूमि को कितने को भूमि को कोटियों में विभाजित किया? तो 4 कोटियों में। और पोलज भूमि किस कोटि में आता था? मैंने शुरू में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही, कि पोलज भूमि कौन सी भूमि को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था प्रति वर्ष कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि को पोलज भूमि कहा जाता था। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि कृषि के लिए अनुपयुक्त कौन सा भूमि होता था? बंजर भूमि। और 1 वर्ष के लिए प्रति छोड़ी गई भूमि को हम लोग कौन क्या बताए थे आप लोग को? जरा बताइए। तो वो बताए थे कि इसको परौती कहते हैं। एक्चुअली 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष होता है, और जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि न की गई हो, इसी को तो असल में बंजर कहते थे। ठीक है, अगला सवाल। जहांगीर के शासनकाल में भारत में स्थापत्य की पहली उपलब्धि उसके पिता के मकबरे का निर्माण था। यह कहाँ बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सिकंदरा में। कहाँ पे बनवाया गया था? सिकंदरा में। सिकंदरा में कहाँ? तो मतलब सिकंदरा कहाँ है? तो आगरा में है। और ये किस आकार में था? तो पिरामिड आकार में है, पिरामिड आकार में। जहांगीर के शासनकाल में भारत में स्थापत्य की पहली उपलब्धि उसके पिता के मकबरे का निर्माण था। यह बनाया गया था सिकंदरा में। बाबर के दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तब वो देने वाली थी विहजाद। विहजाद। बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? विहजाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो बताना है आप लोग को कौन सा भवन है निम्न में से जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो किला ए कुहना मस्जिद, किला ए कुहना मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो नहीं है। ठीक है, बाकी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। निम्न में से किस
एक भवन में चतुष्केंद्रीय मेहराब यानी ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है। तो वो प्रयोग किया गया कुबतुल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद ये ऐबक के काल में बनाया गया था। किसके काल में? ऐबक के काल में बनाया गया था। निम्न में से किस एक भवन में चतुष्केंद्रीय मेहराब ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। तो वो किया गया गुजरात विजय की स्मृति में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया गुजरात विजय की स्मृति में। मुगल काल का अकबर अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है। तो वो पुल है जौनपुर में। मुगल काल का अकबर के समय भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है जौनपुर में। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया था औरंगाबाद। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया था औरंगाबाद। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंचल यह 17वीं मतलब कौन सा 17वीं शताब्दी में सोरा, नील एवं अफीम के साथ एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तब वो प्रसिद्ध था बिहार। ये अगर कोई पूछे कि अफीम और सोरा, नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो बिहार में होता था। ठीक है। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो वो चलाया था शेर शाह सूरी ने चलाया था। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने चलाया था। चांदी का रुपया जो चलाया गया था वो 178 ग्रेन का था। चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो वो 178 ग्रेन का था। 178 ग्रेन का था। और अगर पूछे तांबे का जो दाम, देखिए तांबे का जो सिक्का चलाया गया उसको दाम बोला गया और दाम था 380 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? 380 ग्रेन का। और जो चांदी का सिक्का चलाया गया उसको रुपया बोला गया और रुपया था 178 ग्रेन का। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा मतलब सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा सराउंडेड है एक तालाब से, मतलब एक तालाब से घिरा है। ठीक है। पेट्राडूरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? तो वो करता है पच्चीकारी का। किसको निर्देश करता है पेट्राडूरा? तो पच्चीकारी का। अब सूची एक को सूची दो से मिलान करने का था। देखिए बाबर जो है बाबर जो है इसका सही मिलान क्या करिएगा? तो इसके सही मिलान हो जाएंगे ए कि मतलब बाबर ने जामा मस्जिद बनाया था संभल में और हुमायूं दिन पनाह बनाया था। अकबर का मकबरा बनाया था और जहांगीर जहांगीर महल बनाया था। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसका आंसर 1 2 3 4 होगा, ये थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर क्या होगा जो मैं बता देता हूँ। बाबर जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं दीन पनाह में, अकबर जहांगीर महल में और जहांगीर अकबर का मकबरा। ऐसे अकबर क्या बनाया था? जहांगीरी महल। जहांगीर क्या बनाया था? अकबर का मकबरा। ये थोड़ा सा आप लोग यहीं पे कुछ चीजें याद करवाता हूँ जो याद कर लीजिए। शाहजहां के द्वारा स्मारकों का निर्माण हम आपको बता देते हैं। लाल किला दिल्ली में बनवाया था शाहजहां ने। लाल किला कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में बनाया था। आगरा आगरा के किले का खंड कहाँ बनाया था? तो आगरा में ही। तो आगरा के किले का खंड शाहजहां ने बनाया था। जामा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां ने ही बनाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में ही किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा शाहजहां ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। जहांगीर का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था। और तख्ते तायूस भी शाहजहां ने बनाया था। तख्ते ताऊस भी शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। और मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाहौर में। मोती मस्जिद कहाँ बनाया था? तो लाहौर में। मोती मस्जिद लाहौर में। शालीमार गार्डन कहाँ बनाया था? लाहौर में। लाहौर में शालीमार गार्डन और लाहौर में किले का खंड, मैंने लाहौर का किला ऐसे बोल सकते हैं, वो भी लाहौर में। शालीमार गार्डन लाहौर में। मोती मस्जिद लाहौर में। दिल्ली में जामा मस्जिद बनाया। दिल्ली में लाल किला बनाया। जहांगीर का मकबरा बनाया। तख्ते तायूश भी बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी साइट शाहजहां द्वारा निर्मित है? तो वो जो कौन सी साइट है जो शाहजहां द्वारा निर्मित है? तो 1 2 3 ये तीनों ही शाहजहां द्वारा निर्मित है। अभी मैंने बता दिया कि लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद ये सब शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है।
16वीं और 17वीं शताब्दी में सॉफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो सॉफ्ट शब्द जो है वो मुद्रा परिवर्तक के रूप में है। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में सॉफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुद्रा परिवर्तक के रूप में है। तस्वीर खाना एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है अकबर के द्वारा। तस्वीर खाना एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? अकबर के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है वो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से पहला कथन सही है कि आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जिसमें राजपूत स्थापत्य शैली को भी शामिल किया गया था। तो आगरा का किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जिसमें राजपूत स्थापत्य शैली को भी शामिल किया गया था। ठीक है, हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत थी? तो वो कौन थी? तो वो था इत्मा उदौला का मकबरा। और इत्मा उदौला कौन थे? तो ये थे नूरजहां के पिता थे। कौन थे? तो नूरजहां के पिता थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहला मुगल इमारत थी? तो इत्मा उदौला का मकबरा था। नेक्स्ट, इसमें से सही कथन पूछ रहा है 53 में से। तो देखते हैं सही कथन क्या है। तो केवल दूसरा सही कथन है, पहला तो गलत है। कह रहा है कि भारत में मंदिर वास्तुकला पर मुगल वास्तुकला का कोई प्रभाव नहीं था। तो बिल्कुल गलत है, प्रभाव था। आपने मंदिर बहुत सारा देखे होंगे, मंदिर में आपने ऐसा स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। ये तो मुगल वास्तुकला का ही प्रभाव है ना, तो इसीलिए। शालीमार गार्डन भारतीय बागवानी का शोपीस है। बिल्कुल सही है कि शालीमार जो गार्डन है भारतीय बागवानी का शोपीस है। निम्नलिखित में से किस मुगल संरचना में बौद्ध वास्तुशिल्प तत्व हैं? तो वो तत्व हैं अकबर के मकबरा में। निम्नलिखित में से किस मुगल संरचना में बौद्ध वास्तुशिल्प तत्व हैं? अकबर का मकबरा। निम्नलिखित में से किसके छंदों का प्रयोग सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है? तो वो किया गया है शेख फरीद। इसका शेख फरीद। निम्नलिखित में से किसके छंदों का प्रयोग सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया? तो शेख फरीद। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों की जोड़ी और उनके व्यवसाय पर विचार करें और कौन सा सुमेलित सही है इसके बारे में देख लीजिए। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। कि नीलकंठ खगोल शास्त्री, नीलकंठ खगोल शास्त्री वसावन चित्रकार थे। नीलकंठ कौन थे? तो एक खगोल शास्त्री थे। वसावन क्या थे? तो चित्रकार थे। और तानसेन कौन थे? तो संगीतकार थे। तानसेन संगीतकार। अकबर का राजकोषीय प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शासक की पद्धतियों पर आधारित रहा है? तो वो रहा है शेर शाह। अकबर का राजकोषीय प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शासक की पद्धतियों पर आधारित रहा है? तो वो है शेर शाह, बर्नियर, ट्रेविनर और पीटर मुंडी जैसे विदेशी यात्रियों ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो वो किया था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, और ये जो शाहजहां देख रहे हैं ये लुई 14वां के टाइम पीरियड में थे। लुई 14वां के टाइम पीरियड में थे। ठीक है, इनके समकालीन में शाहजहां थे। तो बर्नियर, टेविनियर और पीटर मुंडी जैसे विदेशी यात्रियों ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो वो किया औरंगजेब। ठीक है, हम लोग देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए और कौन से सही कथन है ये बताइए। सॉरी, थोड़ा सा मैं पिछला क्वेश्चन गलत बता दिया था। आई एम रियली श्योर। मैं थोड़ा 57 से फिर से एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। 57 क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अकबर का राजकोषीय प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शासक की पद्धतियों पर आधारित रहा था? तो शेरशाह। अकबर का राजकोषीय प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शासक की पद्धतियों पर आधारित रहा? शेरशाह, बर्नियर, टेविडियर सॉरी
बर्नियर, ट्रेवेनियर और पीटर मुंडी जैसे विदेशी यात्रियों ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो वो किया है शाहजहां के काल में। और शाहजहां लुई 14 के समकालीन थे, लुई 14 के समकालीन थे। 59 कौन सा सही है ये पूछा है, तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि पेशवा की व्यवस्था दक्कन के मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई थी, तो क्या यह सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पेशवा की व्यवस्था जो है वो पेशवा फारसी शब्द से आया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आद्य नया पात्र पेशवाओं के कार्यकाल और विभिन्न पेशवाओं के इतिहास पर चर्चा करने वाला एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ है और अदनय पात्र को कौन लिखे थे? तो रामचंद्र लिखे थे, ठीक है, रामचंद्र पंत। और ये प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये वाला? तो प्रशासन से, मतलब क्या, फिर से समझाता हूँ। जो पेशवा की व्यवस्था है ना, दोनों सही है दोस्तों। कि जो पेशवा की व्यवस्था है ना, दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई थी। सॉरी, मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू नहीं की गई थी, पेशवा फारसी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? फारसी के द्वारा। और अदन्य पात्र पेशवाओं के कार्यालय और विभिन्न पेशवाओं के इतिहास पर चर्चा करने वाला एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अदन्या पात्र। और ये अदन्या पात्र को लिखे कौन थे? तो रामचंद्र पंत अमात्य ने लिखा था, ठीक है, अमात्य ने लिखा था, जिसमें प्रशासन से संबंधित बात किया गया है। अब औरंगजेब के संदर्भ में आप लोग को बताना है कि सही कथन चुनने कह रहा है। तो देखते हैं औरंगजेब के में कि कौन सा कथन सही है। इसमें से दोनों ही कथन औरंगजेब के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि उन्होंने मुहतसिब नामक एक उच्च पदस्थ अधिकारी के अधीन नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनाया। औरंगजेब ने क्या किया कि मुहतसिब नामक एक ऊंचा अधिकारी था, वो नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। मराठों के प्रसार को रोकने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। मराठा का प्रसार बहुत बढ़ गया था, उसको रोकना चाहता था औरंगजेब, इसीलिए बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट क्या था? सही था। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर कह रहा है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है दूसरा, ठीक है, वो दूसरा है। अकबर ने अपने जीवन की घटनाओं, व्यक्तिगत चित्रों, पक्षियों के अध्ययन और शाही दरबारों के चित्रित करने वाले चित्रों को प्रोत्साहित किया। ये गलत है। इसका आंसर अकबर नहीं बल्कि जहांगीर होगा। तो देखिए, जहांगीर ने अपने जीवन की घटनाओं, व्यक्तिगत, यहाँ अकबर को काट के जहांगीर कर दीजिए। जहांगीर अपने जीवन की घटनाओं, व्यक्तिगत चित्रों, पक्षियों के अध्ययन और शाही दरबारों को चित्रित करने वाले चित्रों को प्रोत्साहित किया। अकबर ने ग्वालियर के, अब ये तो जहांगीर वाला कहानी खत्म, अब अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया, जो एक प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार, संगीतज्ञ और गायक थे, ठीक है। अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया, जो एक प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ और गायक थे। चौथ एवं सरदेश मुखी उत्तर मुगल काल से संबंधित शब्द है। तो वो संबंध है मराठा साम्राज्य में एकत्र किए गए कर से। चौथ एवं सरदेश मुखी उत्तर मुगल काल से संबंधित शब्द है, मराठा साम्राज्य में एकत्र किए गए कर से। निम्नलिखित में से किस एक की राजभाषा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? तो वो प्रश्रय मिला था किससे? तो वो मिला था अकबर से। निम्नलिखित में से किस एक की राजभाषा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? तो वो मिला था अकबर से। बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तो वो थी बिहजाद। बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तत्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तो बिहजाद। पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे, तब वो थे शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे शाहजहां। चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? तो वो है
वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी। वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी। देखिए, चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? तो वनस्पति तथा प्राणी चित्रकार। ये जो मंसूर देख रहे हैं वो जहांगीर ने इसको, मंसूर को जहांगीर ने क्या किया था बताता हूँ, एक उपाधि दिया था जिसका नाम था नादिर अल अस्त्र। नादिर अल अस्त्र, ठीक है, क्या नाम था? नादिर अल अस्त्र नाम था। एक दो चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई पूछे कि गुलशन चित्रावली क्या है, कौन सा? गुलशन, गुलशन चित्रावली। अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज गुलशन चित्रावली, तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा जहांगीर से ये संबंधित है। गुलशन चित्रावली किससे संबंधित है? तो जहांगीर से संबंधित है, बस। और दूसरा होता है कारकून। एक और वर्ड याद रख लीजिए, कारकून। ये कारकून क्या होता है? तो ये कारकून, मैं फिर से लिख देता हूँ कारकून थोड़ा। कारकून ये एक प्रकार का राजस्व अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? तो राजस्व अधिकारी होता है। 65 नंबर हो गया। अब 66, सॉरी 65 तो हो गया ना, हाँ 66 भी हो गया। अब 67 में आते हैं हम लोग। 67 में कह रहा है क्वेश्चन में कि अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कथन और कारण है। तो इसमें से जो कथन और कारण होगा ए सही है दोस्तों, और आर क्या है? गलत है। कि अबुल फजल ने, जो कि एक महान विद्वान तथा शैलीकार था तथा अपने काल का अग्रणी इतिहासकार था, गद्य लेखन की एक ऐसी शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अबुल फजल ने, जो कि एक महान विद्वान था और शैलीकार था और अपने काल का अग्रणी इतिहासकार था, जो गद्य लेखन की एक ऐसी शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों द्वारा अनुकरण होता रहा। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अबुल फजल ने यह सब अपने भाई फैजी की सहायतार्थ किया, इससे वह अपने काल के प्रमुख कवि बन सका। तो ये गलत है, ये पद में लिखा था। अबुल फजल किसने? पद में लिखा था, पद में। निम्न में किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? तो वो रचना की जाफर जटली ने। देखिए, इसका नाम जाफर जटली नहीं बल्कि जाफर जट लक्ष्मी है। क्या? जटली नहीं बल्कि जट लक्ष्मी है। इसका पूरा नाम क्या है? जाफर जट लक्ष्मी। तो निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? तो जाफर जट लक्ष्मी ने। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी लिखा था। और पादशाहनामा ने पादशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा था। और फूमू खान ए आलमगीरी मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। ये गलत है, ये लिखा था ईश्वर दास नागर ने। ये कौन लिखा था? फूमू खान ए आलमगीरी कौन लिखा था? तो ईश्वर दास नागर ने। ईश्वर दास नागर ने लिखा था, दास नागर ने लिखा था। ख्वाद मीर के हुमायूंनामा में आहल या ए मुराद की चर्चा लोगों के समूह के रूप में है, वे निम्नलिखित में कौन है? तो वो निम्नलिखित में संगीतकार, नर्तक एवं नृत्यांगनाएं हैं। ख्वाद मीर के हुमायूंनामा में अहल ए मुराद की चर्चा कुछ लोगों के समूह के रूप में है, वे निम्नलिखित में कौन है? संगीतकार, नर्तक एवं नृत्यांगनाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय संगीत पर प्राचीनतम फारसी रचना बुनियात उल मुनिया अकबर के द्वारा लिखी गई थी, नहीं औरंगजेब के द्वारा गई थी। और अकबर के द्वारा नहीं बल्कि औरंगजेब के द्वारा लिखी गई थी। फिर से ये स्टेटमेंट को सुनिए और याद करिए कि भारतीय संगीत पर प्राचीनतम फारसी रचना गुनियात उल मुनिया औरंगजेब द्वारा लिखी गई थी। दूसरा कह रहा है कि संगीत तथा नृत्य की कृति संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी। तो ये बात भी क्या है? सही है। ठीक है। कह रहा है कि संगीत तथा नृत्य की कृति संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना, संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी। 72 नंबर का देखते हैं प्रश्न कि 72 नंबर का क्या कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा बी,
कि पेशवा जो पदाधिकारी था समान प्रशासन का कार्य करता था। पेशवा क्या करता था तो समान प्रशासन। अमात्य क्या करता था तो आय और व्यय का प्रभारी था। और सचिव क्या करता था तो राजा के पत्राकार और गृह मामले को देखता था। सचिव क्या करता था तो राजा के पत्रकार और गृह मामले। और सुमंत विदेशी संबंधी मामले को देखता था। हम लोग देखेंगे 73 नंबर कि निम्नलिखित शासकों में कौन नृत्य और संगीत बहुत प्रवीण था। तब वो था आदिल शाह सूर। निम्नलिखित में से शासकों में से कौन नृत्य और संगीत बहुत प्रवीण था तो आदिल शाह सूर था। ठीक है। अब देखते हैं 74 नंबर कि एक तरफ स्मारक है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो वो क्या विशेषता होगा वो विशेषता होगा 4 1 2 3। ताजमहल की विशेषता क्या है तो कंदाकार गुंबद। ताजमहल का विशेषता क्या है तो कंदाकार गुंबद। और फतेहपुर सिकरी प्रासाद का विशेषता है धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग। धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग है फतेहपुर सिकरी प्रासाद। और गोल गुंबद पूर्व आधुनिक भारत में संकुल निर्मित विशालतम गुंबद है। गोल गुंबद पूर्व आधुनिक भारत में संकुल निर्मित विशालतम गुंबद है। शेरशाह का मकबरा पानी से घिरा हुआ है माने ये तालाब में है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से 1 और 2 क्या है सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है कह रहा है किसके बारे में कह रहा है तो सन 1560 के दशक में क्या हुआ कि अकबर दास्तान ए हमजा। अकबर क्या किया कि दास्तान ए हमजा के चित्र निरूपण के साथ चित्रकला की मुगल शैली का निर्माण को संरक्षण देने लगा था। क्योंकि अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि के वंशागत रूप में प्राप्त किया था। अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को वंशागत रूप में प्राप्त किया। अकबर विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था। अकबर क्या करता था विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था। अकबर चित्रकला में रुचि लेने के लिए अबुल फजल द्वारा प्रेरित हुआ। तो ये अबुल फजल द्वारा प्रेरित नहीं हुआ बल्कि अबुल सम्मद द्वारा प्रेरित हुआ। किसके द्वारा अबुल सम्मद द्वारा। औरंगजेब के निम्नांकित पुत्र में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी तो वो था अकबर। औरंगजेब के निम्नांकित ये अकबर वो नहीं है जो पहले था। ये कह रहा है कि औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी तो वो था अकबर। फिर से कथन और कारण आ गया। तो 77 में देखिए क्या आंसर हो जाएगा। इसमें से बी हो जाएगा कि दोनों अपने आप में सही है लेकिन कारण इसका स्पष्ट नहीं है कि शिवाजी ने अधिकतर मालिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया। शिवाजी ने अधिकतर मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया। वह राजस्व वसूली के छोटे जिलों को बिचौलिए अधिकारों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। वह राजस्व वसूली की छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। अब देखना है कि निम्न कथनों में विचार करिए और सत कथन के बारे में चयन करिए। पहला कह रहा है कि मेहराब एवं गुंबद तुर्क आविष्कार थे तो बिल्कुल नहीं, ये अरबों ने आविष्कार किया था। मेहराब और गुंबद का आविष्कार अरबों ने किया था। और अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो इस प्रकार से कोई भी सही नहीं है। मतलब अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। 79 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सत कथन का चयन करिए। तो इसमें से सत कथन केवल एक हो जाएगा कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। तो ये बात सही है कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। तो वो जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं सीरी को अपनी राजधानी बनाया बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी को बनाया। मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत कथन को चयन करें। तो असत कथन का चयन जो होगा वो होगा सी कि संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी पिटरा डोरा का प्रयोग शाहजहां के शासन में प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ इससे पहले ही शुरू हो गया था। असल में ये प्रारंभ नहीं हुआ था बल्कि इसे शाहजहां के पहले ही शुरू हो गया था।
संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जराऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासन से भी पहले प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये गलत कथन है। बाकी ये सही है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल शाह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल शाह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया और बुलंद दरवाजे का निर्माण अर्ध गुंबदकार शैली में किया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अर्ध गुंबदकार शैली में किया गया। बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगलों की देन मानी जाती है। बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगलों की देन मानी जाती है। मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में सत्य कथन को चयन करें। सत्य कथन को चयन करें। तो इसमें से तीनों कथन सही है मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में। मुगल चित्रकला का चरण जहांगीर के काल को माना जाता है। तो मुगल चित्रकला का चरण जहांगीर के काल को माना जाता है। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान और पंजाब, कहाँ राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता का कारण हुआ। राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता का कारण हुआ। मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया? तो वो निगरानी में किया गया फैजी की निगरानी में किया गया। और फैजी किस शैली में लिखते थे? तो पद के शैली में लिखते थे, पद भाग लिखते थे। मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया? फैजी की निगरानी में। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासन काल में हुआ? तो वो हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक था दोस्तों जवाबित ए आलमगीर। औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक था जवाबित ए आलमगीर। भारतीय शास्त्रीय संगीत व फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तब वो लिखा गया औरंगजेब के शासनकाल में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासन में लिखी गई? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अब असत्य कथन को ढूंढना है, तो देखते हैं इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों, दोनों का दोनों ही सत्य कथन है। यानी शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर था। माने अगर शरीयत को फॉलो करता है कोई इस्लाम धर्म अपनाने वाला तो वो जजिया एक वाजिब कर है। जजिया केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। पहले तो जान लीजिए कि जजिया कैसा था, तो धार्मिक कर लगाया किस पे जाता था? गैर मुसलमानों पे। मुगल परंपरा के अनुसार, किसके अनुसार? तो मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से दोनों ही सत्य कथन है कि मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकारी के संबंध में सत्य कथन कौन है? तो दोनों कि विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था। मुगल प्रशासन मतलब खालसा के अंतर्गत रखा जाता था। विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था। बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था। बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को क्या किया जाता था? राज्य सौंप दिया जाता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है हुमायूं का मकबरा और मिर्जा गयास द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा मिर्जा गयास द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? तो दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मिर्जा गयास के द्वारा, मिर्जा गयास के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो वो कौन सा शीर्षक है दोस्तों? तो वो है रजमनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा है और ये फैजी द्वारा अनुवाद करवाया गया था। किनके द्वारा? तो फैजी द्वारा। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? तब वो पहुंचा
जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तब वो बनवाया था नूरजहां। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां। पिट्राडूरा जिसको परचीनकारी कहते हैं, वो संबंध है, किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। माने प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो वो कहा गया ए एल श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो ए एल श्रीवास्तव ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तब वो किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, कौन सिपाही, किस प्रकार के सिपाही थे? तो इसमें बताना है आप लोग को। इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अहदी का मतलब होता था कि सीधा बादशाह को रिपोर्ट करते थे। अहदी कौन होते थे? तो सीधा बादशाह को रिपोर्ट करते थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि ताकि क्या दोस्तों? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों 97 खत्म हो गया। मुगल प्रशासन में मदद ए इंसा इंगित करता है। तो मदद ए इंसा क्या था? तो इसी को सर सयूर क्या है? सयूर गल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सयूर गल भी कहा जाता था। और ये क्या होता था मदद ए इंसा? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारी के बीच क्या अंतर है? इसको पुट के माध्यम से बताने कह रहा है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही होगा। मुगल भारत में जागीरदार और जमींदारी के बीच में क्या अंतर है? तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। जागीरदारों के पास क्या होता था? तो न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। जमींदारों के पास क्या होता था? तो राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो दो चीजें था, एक क्या था? जागीरदार था और दूसरा क्या था? जमींदार था। अब देखिए, जागीरदार को न्यायिक न्यायिक भी और पुलिस दायित्व भी सौंपा गया, पुलिस दायित्व भी सौंपा गया। और जमींदार को सिर्फ राजस्व अधिकार होते थे, राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने का वास्ता नहीं होता था। जागीरदारों को माने इनको भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों को राजस्व अधिकारी वंशानुगत नहीं होते थे। मतलब इनको भूमि का जो आवंटन होता था ये हेरिडेटरी होता था, वंशानुगत होता था, और राजस्व अधिकारी को वंशानुगत नहीं होते थे। आखिरी क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का, कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है, तब वो होता है लगान निर्धारण करने का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने मेडिवल हिस्ट्री के इस डे में भी हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस के वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग। साइंस में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में आप लोग को बायोलॉजी आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।